तुम्हारा खेल खत्म हो गया चिराग। पुलिस आ चुकी है, औरतों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। अब वो किसी से नहीं डरने वाली। तुम्हें क्या लगा तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे? बहुत कर चुके औरतों का शोषण, अब सच सामने आ गया है। आई एम सॉरी, रियली आई एम सॉरी। मुझसे गलती हो गई, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे मेरी गलती का एहसास है। कौन सी गलती चिराग? अब क्या बड़बड़ा रहे हैं? पुलिस आ गई। पुलिस क्यों आएगी? एजेंसी वाले आए हैं अपने नए क्रिएटिव के साथ। मैं तो आपको बुलाने आई थी। चिराग, एवरीथिंग ओके? आर यू फाइन? या आई एम फाइन। तुम चलो, मैं आया। जी चिराग, तुम इतना नीचे गिर सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। पापा, आपने ऐसा करने से पहले ये तक नहीं सोचा कि आपकी भी एक जवान बेटी है? How could you do this? अरे तुमने तो हमें जीते जी मार डाला चिराग। I hate you, पापा। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मेरे पापा हो ही नहीं सकते। You are a molester। शालिनी, आई एम सॉरी। सॉरी जानवी बेटा। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे घिन आती है मुझे ये सोच करके तुम मेरे पति हो। चिराग, क्या हुआ? कहाँ खो गए? पापा आओ ना, कब से वेट कर रहे हैं। चिराग, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, थोड़ा स्ट्रेस। एक के बाद एक सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस यानी कि ऑफिस स्पेस में हो रहे यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। यही वक्त है जब महिलाओं को सामने आना होगा। यौन उत्पीड़न का एक और मामला आज सुर्खियों में है। चिराग साहनी, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी PXR फाइनेंशियल्स के टॉप एग्जीक्यूटिव है, चिराग साहनी पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए गए हैं। गिल्ट यानी अपराध बोध मानसिक अशांति का एक बहुत बड़ा कारण, खुद से हुई भूल का नतीजा। अपराध बोध एक डर भी है कि गलती पकड़ी जाएगी और उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि अपराध हमेशा प्रायश्चित की भावना को जन्म दे। कभी कभी यह डर एक इंसान को अपनी गलतियों को गलत तरीके से छिपाने के लिए किसी भी हद तक ले जाता है। मी टू मूवमेंट ने कई मर्दों के पुराने पापों को कुरेद कर बाहर निकाल दिया था और कई इस डर में जी रहे थे कि न जाने कब उनका नाम भी सामने आ जाए। ये गाड़ी की चाबी मैडम, साहब ने कहा आपको दे देने को। चाबी? क्यों? साहब कहाँ हैं? साहब कहीं बाहर गए हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद टैक्सी लेके घर आ जाएंगे और हम घर जाके चाबी दे दें। लेकिन साहब कहाँ गए? उनको हमने कांदीवली ड्रॉप किया, चारकोप के पास। कल्पेश, चाबी घर पे दे देना, मैं अपने आप पहुंच जाऊंगा। साहब, वो कल से हम छुट्टी पर हैं। वो आपसे कही थी ना 4 दिन की छुट्टी के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ तो बताया होगा ना साहब ने कहाँ जा रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं बताया, बस चाबी देने को कहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। अच्छा हाँ जी, 4 दिन की छुट्टी पर हो ना? हाँ। टाइम से ज्वाइन कर लेना, 4 का 5 दिन मत करना। वो हम टाइम से लौटाएंगे मैडम। कल्पना, चिराग मिसिंग है। क्या मतलब मिसिंग है? मिसिंग मतलब उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। उनका फोन भी बंद है। उनकी वाइफ का कॉल आया था, वो पुलिस स्टेशन जा रही है। ये तुम क्या कह रहे हो नीलम? ऐसे कैसे गायब हो गया और क्यों? The number you have called is currently switched off. शाली जी, आपके ड्राइवर कल्पेश का भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर, कल्पेश कल आया था दोपहर में चाबी देने। उसने बताया कि चिराग ने उससे ये कहा था कि वो टैक्सी करके घर वापस आ जाएंगे। लेकिन सर, कल शाम से हम उनका फोन ट्राई कर रहे हैं, उनका फोन बंद आ रहा है। पापा अब तक घर नहीं आए। उनके ऑफिस की कलीग्स कह रहे कोई मीटिंग भी नहीं थी। तो आखिर पापा गए कहाँ?
चिराग के घर ना आने का क्या कारण हो सकता है? हो सकता है अपनी मर्जी से कहीं गए हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिराग के घर वापस ना आने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। सर, कल्पेश का अचानक घर आकर चाबी दे देना, सर मुझे बहुत अजीब लगा था। कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि चिराग का ये कहलवा देना कि वो टैक्सी से घर आ जाएंगे और ड्राइवर के हाथ से चाबी भिजवा देना, सर ये सब बहुत अजीब है। सर, पापा को लेकर हम बहुत डरे हुए हैं, प्लीज कुछ कीजिए। ड्राइवर कल्पेश का एड्रेस है आपके पास? कहाँ रहता है वो? जी सर, है मेरे पास। चिराग सानी के साथ आखिर क्या हुआ था? क्या वो खुद कहीं चला गया था या उसके साथ कोई अनहोनी हुई थी? कल्पेश सिंह को जानते हो? यहीं रहता है। हाँ जानता हूँ, ड्राइवर है। लेकिन क्या हुआ मैडम? कहाँ गया है? कल रात को ही निकला, शायद गांव गया है। कल्पेश सिंह का गांव कहाँ है? भोजपुर का है वो। लेकिन क्या हुआ मैडम, आप कल्पेश को ढूंढ रही हैं? जब वो जा रहा था तो कुछ घबराया हुआ था, हड़बड़ी में था। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। तो ये कमरा किराए का है क्या? जी, परांच पे भाव का है। परांच पे भाव का कोई नंबर या एड्रेस है तो दो। हो सकता है चिराग ऑफिस की किसी मीटिंग के लिए निकले हों। नहीं शालिनी, मुझे तो अभी नीलम ने बताया। हम लोगों को भी कोई आइडिया नहीं है कि आखिर चिराग जा कहाँ रहा था। इनफैक्ट आज सुबह मेरी और उसकी मीटिंग भी थी। फिर पापा किससे मिलने जा सकते? जहाँ तक कि मुझे याद है, मॉर्निंग में 3-4 मीटिंग शेड्यूल थी, दोपहर में कुछ नहीं था। चिराग कहाँ चले गए मैंने नोटिस ही नहीं किया सर। क्या ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से चिराग गायब हो गया हो या कहीं चला गया हो? सचमुच कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में। हाँ, लेकिन कुछ बात है। चिराग कुछ दिनों से बड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे। अजीब बिहेव कर रहे थे मतलब क्या अजीब? लगभग 3 हफ्ते पहले उन्होंने अचानक पूछा, पुलिस आ गई? ऐसा क्यों पूछा चिराग ने? पता नहीं सर, मुझे भी अजीब लगा था। जी हाँ सर, चिराग पिछले कुछ दिनों से डिस्टर्ब थे। क्यों? किस लिए डिस्टर्ब थे? मुझे नहीं पता सर, मुझे लगा वर्क स्ट्रेस होगा, इसलिए मैंने कुछ पूछना भी जरूरी नहीं समझा। चिराग की कोवर्कर नीलम ने हमें बताया कि चिराग ने उससे पूछा था पुलिस आ गई है क्या। क्यों पूछा होगा? कोई थ्रेट, कोई खतरा? मुझे कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने कभी कुछ जिक्र नहीं किया, और अगर ऐसा कुछ था भी तो उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। आपका ड्राइवर अपने गांव भोजपुर गया हुआ है। उसके लैंडलॉर्ड से हमने उसका एड्रेस ले लिया है और भोजपुर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन अगर इस केस में कल्पेश का कोई इन्वॉल्वमेंट है तो वो अपने घर तो नहीं गया होगा। शालिनी जी, चिराग की गाड़ी की चाबी मिल सकती है। शायद हमें ऐसा कुछ मिले जो चिराग को ढूंढने में हमारी मदद करे। वैसे कल्पेश के चाबी देने के बाद आपने गाड़ी चेक की थी? नहीं सर। गाड़ी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी अनहोनी की तरफ इशारा करे। सर, मेरे पति कहाँ हैं? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बिना बताए कहीं चले गए हों। क्या बता सकती हैं चारकोप में वो कौन सी जगह है जहाँ आपके ड्राइवर ने ड्रॉप किया था उन्हें? नहीं सर, ड्राइवर ने सिर्फ कांदीवली चारकोप बताया था, किसी स्पेसिफिक लोकेशन की बात नहीं की। The number you have called is currently switched off. मम्मा, पापा का फोन अभी नहीं लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आई होप पापा सेफ हो। जानवी, मुझे कल से अजीब लग रहा था। मैंने कल्पेश से और कुछ पूछा क्यों नहीं? कल्पेश सिंह? हाँ साहब, हम ही कल्पेश हैं। तेरा बॉस चिराग सानी, क्या किया तूने उसके साथ? कहाँ है वो? क्या मतलब क्या किया साहब? हम अपने मालिक के साथ क्या करेंगे साहब? हम छुट्टी पर थे इसलिए फ़ोन बंद था, घर गए थे। माँ पिताजी के साथ कल शहर जाना था लड़की देखने, इसलिए अपने साहब से 4 दिन की छुट्टी ली थी। वो कहाँ है चिराग सानी? 26 को तो उन्हें छोड़ने गया था, तब से वो गायब है। उन्हें ही कुछ किया होगा। चल बता, कहाँ ठिकाने लगाया चिराग सानी को? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? हम ठिकाने क्यों लगाएंगे साहब? साहब, हम मामूली से ड्राइवर हैं। हमारे साहब ने हमें चारकोप ड्रॉप करने को कहा और हमने किया, और उसके बाद चाबी भी देकर आए घर पे। मेम साहब, आप उनसे पूछ लीजिए। हमने उससे कड़ी पूछताछ की, लेकिन वो कहीं भागा नहीं था, वो अपने घर पर ही था भोजपुर। मैम, ये कल्पेश क्या कह रहा है? मेरे हस्बैंड चारकोप में कहाँ गए थे? वही हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं शालिनी। हमने चिराग के फोन रिकॉर्ड्स मंगाए हैं। साहब, हम ले चलते हैं आपको जहाँ हमने चिराग साहब को ड्रॉप किया।
हम झूठ क्यों बोलेंगे साहब? पिछले 2 साल से हम उन्हीं के संग काम कर रहे हैं। तो कहाँ है चिराग सानी? मैंने चिराग को ड्रॉप किया, उसके बाद वो कहाँ चला गया? हमें नहीं पता साहब। ऑफिस के नीचे खाना खा रहे थे, वहाँ जल्दी में आए और कहा गाड़ी निकालो, 4 कोप नाका चलने। फिर पूरे रास्ते बहुत परेशान से दिखाई दे रहे थे और कुछ बोला भी नहीं उन्होंने। तेरे साहब चिराग सानी परेशान क्यों थे? तू तो दिन भर उनके साथ रहता था ना? हाँ साहब, रहता था, लेकिन ये हमें नहीं पता कि हमारे साहब कुछ दिनों से परेशान क्यों थे। और 2 हफ्ते पहले अचानक एक अजीब सा सवाल पूछा था उन्होंने हमसे। कल्पेश। जी साहब। अगर मुझे कुछ सेटल करना हो तो तू मेरे लिए कर सकता है क्या? क्या सेटल करना है साहब? है कुछ सेटलमेंट? कहो ना साहब, हम करेंगे जो कहेंगे आप। अरे वो छोड़। सेटलमेंट? कैसी सेटलमेंट? सर ये कल्पेश क्या कह रहा है? उसे सेटलमेंट के बारे में नहीं पता। उसने बताया कि चिराग बात करते करते ही बीच में रुक गया। सर पापा किसी मुसीबत में हैं, कहीं फंस गए होंगे। हमारे पापा ऑलरेडी किसी चीज में फंसे हुए थे, कोई मुसीबत या कोई डर, जो उनके बिहेवियर से उनके ऑफिस स्टाफ को भी लग रहा था। सर 2 दिन हो गए, पापा की कोई खबर नहीं। प्लीज आप जल्दी कुछ कीजिए। जानवी, हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। हमारी एक टीम कल्पेश के साथ उस जगह पर गई है जहां पर उसने चिराग को ड्रॉप किया। चिराग साहनी को जहां ड्राइवर कल्पेश ने उतारा था, उसी जगह पुलिस को उसके अगले पड़ाव का सुराग मिलने वाला था। हालांकि वो भी रहस्यों से भरा ही था, लेकिन उसके फोन रिकॉर्ड से यह जानकारी जरूर मिलने वाली थी कि चिराग साहनी को आखिर हर वक्त क्या डर सता रहा था। मोरे, ऐसा लग रहा है कि रिक्शा में से किसी ने चिराग को आवाज दी है। जी हाँ सर, चिराग ने तो रिक्शा नहीं रुकवाया। हाँ सर, किसी ने उसे आवाज ही दी है, कोई ऐसा जो शायद उसे जानता हो। चिराग। ये रिक्शा नंबर MS02H34X92, पता करो ये रिक्शा वाला कौन है, जल्दी। जानवी, आखिर तुम्हारे पापा करना क्या चाहते थे? कैसी सेटलमेंट? मामा, मुझे लगता है कल्पेश झूठ बोल रहा है, उसी ने कुछ किया है। लेकिन जानवी, इसमें साफ दिख रहा है कि तुम्हारे पापा रिक्शे से कहीं जा रहे थे। पापा ऐसा क्या कर रहे थे? इतना अजीब सा बिहेव, किसी से कुछ कहा भी नहीं। हेलो, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कंचन पाटिल बोल रही हूँ, अद्वैत नगर पुलिस थाने से। मैं जान सकती हूँ किससे बात कर रही हूँ? मैं एडवोकेट दीपिका शानबाग बोल रही हूँ, बताइए। हमें आपका नंबर चिराग साहनी के फोन रिकॉर्ड्स में से मिला है। आपकी और चिराग की आखिरी बार बात 26 अक्टूबर को सुबह 11:45 पर हुई थी। हाँ, हुई होगी, लेकिन एग्जैक्ट डेट और टाइम मुझे याद नहीं है। आप PXR फाइनेंशियल्स वाले चिराग साहनी की बात कर रही है ना? जी, और आप उन्हें अच्छी तरह से जानती थी। ऑफ कोर्स जानती हूँ, हम अच्छे दोस्त हैं, और हाँ मेरी उनसे बात हुई थी। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्या आपको मालूम है कि वो मिसिंग है? मिसिंग? ओह गॉड, लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो तो हमें भी नहीं पता, उनकी तलाश जारी है। चिराग साहनी ने अपने ड्राइवर कल्पेश से किसी सेटलमेंट का जिक्र किया था, क्या आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? जी नहीं, मैं किसी सेटलमेंट के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कि चिराग काफी दिनों से बहुत परेशान था, कोई उसे बुरी तरह से हरास कर रहा था, और उस दिन मुझे यही पूछने के लिए उसने फोन किया था कि क्या मैं उसका केस लड़ सकती हूँ। कौन सा केस और कौन हरेस कर रहा था उसे? 12 अक्टूबर को चिराग मुझसे मिलने आया था मेरे ऑफिस। उसे किसी बात का डर था। दीपिका, मैं बहुत डर गया हूँ। हर रोज इतने नाम उछाले जा रहे हैं, बहुत घबराहट होती रहती है। मैं हर रोज न्यूज़पेपर चेक करता हूँ, सारा दिन सोशल मीडिया देखते रहता हूँ। मैं बहुत डर गया हूँ दीपिका, बहुत घबराहट होती रहती है। मुझे डर लगा रहता है कि ये सब में मेरा नाम भी उछाला जाएगा। चिराग, किससे डर है तुम्हें? कौन है जो तुम्हारा नाम उछालेगा? देखो चिराग, अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो उसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी जहां तक हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गलती तो हुई है मुझसे, और कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है।
मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। शालिनी और मेरी बेटी जानवी को पता चलेगा तो मुझसे नफरत करेगी। चिराग, ऐसे घबराने से कुछ भी नहीं होगा। दिमाग शांत रखो और लॉजिकली सोचो। कौन है जो तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है? बताओ मुझे, हम उसे हैंडल कर सकते हैं। 26 की सुबह को भी इसी बारे में बात करने के लिए उसने मुझे फोन किया था। बहुत घबराया हुआ था। दीपिका प्लीज सेटल करो इसे। मैं अब डर डर के नहीं जी सकता। हम सेटल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे पूरा सच बताना होगा। देखो चिराग, मैं तुम्हारी लॉयर बाद में हूँ, पहले तुम्हारी दोस्त हूँ, और दोनों ही सूरतों में तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ चिराग, लेकिन उसके लिए मुझे पूरी बात तो बताओ। प्लीज सेटल करो बस, मैं अब और नहीं सह सकता। चिराग काम डाउन, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मेरा नाम भी उछलेगा, तुम देखना दीपिका। कौन उछालेगा तुम्हारा नाम चिराग? कम से कम इतना तो बता दो। लेकिन चिराग ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, किसी का नाम नहीं लिया, और मैं भी अपने कोर्ट के हियरिंग में इतनी बिजी हो गई थी कि ये बात टोटली मेरे दिमाग से स्लिप हो गई। पर मुझे परेशानी इस बात की हो रही है कि शालिनी ने अब तक मुझे क्यों फोन करके नहीं बताया कि चिराग मिसिंग है। क्या मीटू में नाम आने से डर रहा था चिराग? उसने किसी को सेक्सुअली हैरेस किया था। आई विश कि वो मुझे कुछ बताता, एंड आई होप कि उसने अपने आप से कुछ सेटल करने का ना सोचा हो। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। आप मेरे पापा को ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो अब आप उन पे ही उंगली उठा रहे हैं। मेरे पापा विक्टिम है और आप उन्हें ही अक्यूज बना रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे। दीपिका शानबाग, चिराग की लॉयर, आई एम श्योर आप लोग उसे जानते ही हो। दीपिका ने हमें ये बात बताई। सर मुझे नहीं पता कि दीपिका ऐसा क्यों कह रही है। मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है। दीपिका आंटी झूठ बोल रही है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं। जरूर उन्होंने कुछ किया होगा मेरे पापा के साथ। देखिए, आप जिससे चाहे अक्यूज कर सकते हैं, हमारे लिए तो सारे एंगल्स ओपन है, लेकिन आपको भी हमें सच बताना होगा। चिराग काफी दिनों से डिस्टर्ब था, ये बात सबने नोटिस की। आप लोग तो उसके इतने करीब थे, आप लोगों ने ये बात कैसे मिस की? आपका ड्राइवर कल्पेश, उसने भी हमें बताया कि चिराग किसी सेटलमेंट की बात कर रहा था। दीपिका ने भी हमें यही बात बताई। अब सब लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे। शालिनी जी, चिराग ने आपसे कभी इस बारे में बात की थी? सर मानती हूँ नहीं बताया था, लेकिन ये नहीं मान सकती कि वो मीटू में फंस सकते हैं। वो ऐसे है ही नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बकवास है। बकवास सुनने में लग सकता है, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं होता। चिराग को डर था, उसे डर था इस बात का कि उसका नाम उछाला जाएगा। इसका मतलब कोई तो जरूर था जिसे चिराग ने हैरेस किया था। चिराग सभी फीमेल स्टाफ के साथ काफी फ्रेंडली थे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी औरतें काम करती हैं, और किसी ने भी चिराग के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज की। आप लोगों के ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए एक इंटरनल कमेटी तो है, राइट? हाँ मैम है, लेकिन अगर कोई बात होती चिराग के बारे में तो हम आपको क्यों नहीं बताते? कोई बात ही नहीं है तो कैसे बताए? सीधा सवाल, क्या कभी भी चिराग ने किसी की तरफ किसी भी तरह का सेक्सुअल एडवांसमेंट किया था? मैम सच बात तो ये है कि चिराग। बोलो नेहा, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब ये है कि चिराग थे तो सबके साथ फ्रेंडली ही, लेकिन अब जब आप पूछ ही रही हैं तो। ए स्वीटी, कितना काम करोगी? चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। नो थैंक्स, आई थिंक मैं मैनेज कर लूंगी। ओके, सी या। या बाय। सेक्सी है ममता, पक्का तुम क्लाइंट का दिल जीत लोगी। थैंक यू सर। बाय द वे, नाइस कट। सच कहूँ तो मुझे कभी ऑकवर्ड नहीं लगा। अब आप लोग इतना सब कुछ कह रहे हो तो हो सकता है कि चिराग ने कभी कोई ऐसा कमेंट या रिमार्क पास किया हो जिसे अब ये सोचकर लगे कि वो बहुत अजीब या चीप था, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। कल्पना, मैंने कहा ना बिना आग के धुआं नहीं होता। मुझे कहने में बहुत अजीब लग रहा है। एक दिन प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए मैं उनके केबिन में गई थी। अगर हम अपने सेल्स स्ट्रैटेजी को मार्केट रिजल्ट के साथ कंपेयर करें और एनालाइज करें कि हम अपने टारगेट से कितने पॉइंट पे पीछे हैं, तो शायद हम पहुंच सकते हैं वहां तक। बहुत से चिराग, मेरे पैर घूर रहे थे। उन्हें प्रेजेंटेशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कल्पना, तुम क्या जानती हो? मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे सामने तो ये बातें अब उठ के आ रही हैं। नेहा, ममता, नीलम, तुम लोग पहले मेरे सामने ये मुद्दा लेकर आए ही नहीं कभी। हाँ,
मैंने कभी ये मुद्दा उठाया ही नहीं। मैंने भी नहीं, और मैं अपने आप को अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हूँ। हैंडल तो किसी ने चिराग को भी किया है। कोई सेटलमेंट हुआ है, किसी तरह की कोई धमकी उसे एक्सपोज करने की, उसका नाम उछालने की, कोई बात तो जरूर हुई है। उसका डर यूं बेवजह तो नहीं था। सर, ये रहा आपका रिक्शा ड्राइवर शंभू। बाहर की रिक्शा भी खड़ी है। याद चिराग सानी, क्या जानते हो इसके बारे में? हाँ साहब, ये आदमी अपन के रिक्शे में बैठा था चारकोप नाके से। कोई और भी था तुम्हारे रिक्शा में पहले से जिसने चिराग को तुम्हारी रिक्शा में बुलाया था? 100% सही साहब। एक बंदा था जो पहले से रिक्शा में बैठा था, आपने उसको महावीर नगर से बिठाया था। ठीक ठाक नॉर्मल सा बंदा था साहब। उसको ग्लास फैक्ट्री जाने का था मड़ में। उसने पहले ही बोला था कि चारकोप नाके से किसी और को बिठाने का है साहब। फिर दोनों को लेकर ग्लास फैक्ट्री के बाहर छोड़ दिया साहब। ग्लास फैक्ट्री से वो दोनों कहाँ गए? अपने को क्या मालूम साहब। आपने वो लोग से पैसा लिया और मड़ जेट्टी की तरफ चला गया। कौन था वो आदमी जो तुम्हारे रिक्शा में बैठा था? कुछ याद है तुम्हें? नहीं सर, ना ही मैंने उनके मुंह से किसी का नाम सुना और ना ही मैंने उनसे उनका नाम पूछा। शंभू, तो उसका हुलिया बता सकता है साहब लोगों को स्केच बनाने के लिए? अपन ट्राई मार सकता है साहब, लेकिन ठीक ठीक याद नहीं है अपने को। अभी दूसरा स्टॉप मिल गया, ग्लास फैक्ट्री। लग जा उस्मान, इस चिराग का फोटो हर जगह घुमा। कोई तो होगा जिसने चिराग को देखा होगा। लग जाता हूँ साहब, लेकिन आपको फोन रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं मिला क्या? मतलब इस चिराग सानी को कौन बुलाया, क्यों बुलाया? तो किसी ने फोन तो किया ही होगा। कुछ नहीं मिला तभी तो बोल रहा हूँ तुझे। लास्ट बात उसने अपने लॉयर से की थी, कोई दीपिका शानभाग है। जानवी बेटा, तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे पापा की हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। हेल्प? फिर पापा के बारे में पुलिस से क्यों झूठ बोल रही है आप? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, और मैं क्यों झूठ बोलूंगी बेटा? मैं समझ सकती हूँ तुम इस वक्त क्या फील कर रही हो, और इसी वजह से मैंने तुम्हें या तुम्हारी मामा को उस वक्त कुछ भी नहीं बताया। बेटा, मैं सच में तुम्हारे पापा की मदद करना चाहती थी। पापा वैसे थे ही नहीं, मुझे पता है। आप झूठ बोल रही है। आप ही ने कुछ किया है पापा के साथ। आप ही है और कोई नहीं। मम्मा, दीपिका आंटी झूठ बोल रही है। आप भी जानते हैं पापा ऐसे नहीं है। मम्मा, कुछ तो बोलो। अब आप भी ऐसे चुप मत हो जाओ। बताओ क्या हुआ? जानवी, मैं बैंक गई थी। पापा ने 5 लाख की एफडी तोड़वाई है मार्च में, वो भी मुझे बिना बताए, बिना सलाह लिए। और 7 अलग अलग दिनों तक पैसे निकलते भी रहे, और फिर कुछ दिनों बाद 15 लाख की पीएफडी तोड़वाई, और वो भी पैसे निकलते रहे। हाँ, तो पापा के ही पैसे थे ना वो। आप भी उन पे शक कर रही हो? नहीं जानवी, तुम्हारे पापा ये पैसे किसी को देने के लिए निकाल रहे थे, और दे भी रहे थे। शायद उस दिन भी वो किसी को पैसे देने ही जा रहे थे। मैम, हमारे साथ टोटल 8 फीमेल एम्प्लॉयज़ काम करती हैं, और ये रहे उनके स्टेटमेंट। किसी पे कुछ भी लिखने या कहने का कोई दबाव नहीं था। आप खुद उनसे पूछ सकती हैं। मैम, और ये सब लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स? ऑफिस में ऐसा कोई नहीं था जो चिराग को ब्लैकमेल कर रहा हो, क्योंकि चिराग ने किसी के साथ कुछ किया ही नहीं। चिराग को गायब हुए अब 7 दिन हो चुके हैं। ये किसी किडनैपिंग या फिरौती का मामला तो नहीं लगता, लेकिन सिचुएशन गंभीर जरूर है। मैं इनमें से सबको कॉल करती हूँ और देखती हूँ क्या निकलता है। सर, हो सकता है चिराग उस दिन किसी से पैसों के सिलसिले में ही मिलने गए होंगे। शालिनी जी, थैंक यू वेरी मच। आप सामने से आकर ये बैंक स्टेटमेंट्स हमारे साथ शेयर कर रही है, शायद हमें इससे मदद मिले। तो आपको लगता है कि चिराग ने किसी को पैसे दिए और किसी को देने भी वाले थे, और 26 अक्टूबर को भी वो किसी को पैसे देने के लिए गए होंगे? आपको जरा सा भी आइडिया है कि वो किसको पैसे दे रहे थे? क्या मान गई वो? मतलब पैसे लेने के बाद अपना मुंह बंद रखेगी ना? वो कहाँ है? चिराग साहनी।
तुमने बहुत गलत किया है। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, इसीलिए मैं उसकी माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पे आया, लेकिन वो है कहाँ? शालिनी जी, मार्च में 5 लाख रुपए विड्रॉ हुए थे। हो सकता है कि मार्च में ही कुछ हुआ होगा, जिस डेट को पैसे निकाले थे उसी के आसपास। नहीं सर, मैंने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्या शालिनी जी, मेरे ख्याल से 15 अप्रैल थी शायद। काम छोड़ना? अरे लेकिन ऐसे महीने के बीच में कैसे? आरती देख, तू ऐसे काम नहीं छोड़ सकती। हाँ, ऐसे कैसे नहीं छोड़ सकती? मेरे को काम छोड़ना है तो मतलब छोड़ना है बस। अरे लेकिन क्यों छोड़ना है? क्या मतलब क्यों? कल से मैं नहीं आएगी, कोई और ढूंढ लो। आरती, सुबह सुबह ना सिर पे बम मत फोड़ मेरे। एक दिन में किसी और को कैसे ढूंढूंगी मैं? ठीक है, आज का काम कर देती हूँ, लेकिन कल से मैं नहीं आएगी। अब आप इसे बॉम्ब समझो, रॉकेट आपकी मर्जी। ये आरती अचानक से काम छोड़कर चली गई सर, और कोई कारण भी नहीं बताया। इस बात का चिराग के गायब होने से क्या लेना? सर मुझे नहीं पता, आपने बस पूछा तो मुझे अचानक से याद आया कि ये मार्च में तो नहीं, लेकिन हाँ अप्रैल में हुआ था। इस आरती का नंबर है क्या? बात करके देखते हैं। शालिनी के इस खुलासे के पीछे का सच क्या था? क्या ये इन्वेस्टिगेशन को एक दिशा देने के लिए था या फिर गुमराह करने के लिए? क्या चल रहा था नीलम? क्या चल रहा था मतलब? आप ऐसा क्यों पूछ रही है? तुम ऑफिस में चिराग के सबसे क्लोज थी, सब जानते हैं ये बात। तो क्या उसने कभी तुम्हारे साथ कोई लाइन क्रॉस करने की कोशिश की थी? ओह, आपको लग रहा है कि मैं चिराग को ब्लैकमेल कर रही थी, उन्हें धमका रही थी? ऐसा था क्या? अगर ऐसा होता तो आपको भी डरना चाहिए, क्योंकि अगर मैं चिराग के साथ ऐसा कर सकती थी जैसा आपको लगता है, तो आपके साथ भी कर सकती हूँ। क्यों? मेरे से क्या बात करनी है? मैंने तो उस घर का काम कब का छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा काम, यही जानना है? ये जानने पर पुलिस क्या करेगी? मैंने कोई चोरी की है क्या? नहीं जमता था, छोड़ दिया काम। और क्या बताऊं? तो खुद आ रही है थाने या हम आए उठाने? ओ मैडम, ये उठाने की बात ना मेरे से मत करो, वरना मैं ही तुम उठा लूंगी, समझी? तमीज से बात करो साहब। तमीज से ही पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे जवाब दे। और तेरी अकड़ है ना, कहीं और दिखाना। तेरी अकड़ सिर्फ तेरी सच्चाई बयां कर रही है कि तूने चिराग साहनी के साथ कुछ किया है। ए मैडम, कुछ भी है, ये टैंटन अपने पास रखो। वो साहब भी मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैं उसका क्यों कुछ करूंगी? तुम्हारे पीछे पड़ा था? हाँ मेरे पीछे था, और एक दिन पीछे से हाथ भी डाला था। शालिनी भाभी और जानवी एक हफ्ते के लिए दिल्ली गए हुए थे। अकेला देखकर उसने हाथ डाला मेरे पे। 5 लाख रुपए कैसे लिए उससे? धमकी देकर? कैसी धमकी? मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी। उसने हाथ डाला तो तू उसकी कीमत वसूल कर रही थी, और फिर बाद में ब्लैकमेल शुरू कर दिया। क्यों? मैडम कुछ भी बोले जा रहे हो आप? हाँ, अरे झटका लगा मुझे जब उसने मेरे पे हाथ डाला। साहब मेरे को इन लफड़ों में नहीं पड़ना है साहब, जो हुआ मेरी मर्जी से हुआ। जब भी हुआ मर्जी से हुआ, मेरी मर्जी साहब की मर्जी। साहब कभी कभी पैसे दे देते थे, मेरे को भी फायदा हो रहा था, पैसे मिलते थे। और हाँ, मैंने 5 लाख साहब से उधार लिए थे। साहब, ये साहब मुझे 5 लाख रुपए लोन देना साहब। ब्लैकमेल कर रही हो? मैं काई को ब्लैकमेल करूंगी साहब? पति साला उधार लेकर बैठा हुआ है, साहब से धमका रहा है। साहब 1 महीने के लिए चाहिए साहब, 1 महीने में पक्का लौटा दूंगी। साहब ने थोड़ा थोड़ा करके दिया और बोला कि भाभी को मत बताना। फिर काम क्यों छोड़ा उधर से? तुम्हें तो पैसे भी मिल रहे थे, फिर अचानक माजरा क्या था? क्योंकि साहब वो सर पे चढ़ने लग गया था, डिमांड बढ़ता जा रहा था उसका, पैसे लौटा नहीं पा रही थी ना मैं, इसलिए।
मेरे 5 लाख रुपए का है, वापस लौटाने का इरादा है या नहीं? क्या बोला था? 1 महीने में वापस लौटा दूंगी, बोला था ना? साहब मैं कहाँ भाग रही, रोज यही तो आती हूँ। कल से ना मुझे बाहर मिलना, बाहर जाएंगे। क्यों बाहर क्यों? घर में तो नहीं कर सकते ना, तो बाहर। पागल हो गए क्या साहब? मेरा पति भी है, बाहर किसी ने देख लिया तो मेरी बात लग जाएगी। अरे मेरी छोड़ो, आप अपनी सोचो, आपकी बीवी है, जवान बेटी है, आपके लिए तो और खतरनाक है। चिराग, चिराग, ये सब नखरे बंद करना। मेरे 5 लाख में वसूल करके रहूंगा, समझी? मैं क्या करती साहब, उल्टा वो मुझको ब्लैकमेल करने लग गया था। ऐसी तैसी कर रखी थी मेरे बेवड़े पति को पता भी चलता ना तो काट डालता मुझको। थक गई थी मैं रोज रोज के झमेले से। तो तूने उसके पैसे नहीं लौटाए? हाँ नहीं लौटाए, तो उसने भी तो अपनी औकात दिखाई ना, किया ना जो करना था मेरे साथ। और जब ये मीटू मामला शुरू हुआ तो मुझे फिर से धमकाने लग गई। और पैसे चाहिए थे क्या तुम्हें? क्या क्या शुरू हुआ? मीटू। ये क्या है? अरे ये जो चल रहा है आजकल, औरतें मर्दों के कारनामों का चिट्ठा खोल रही हैं, उनका नाम लेकर सामने आ रही हैं। क्या बात कर रही हो मैडम, मेरे को नहीं पता कि क्या शुरू हुआ है, क्या चल रहा है। आप लोग इतने सारे सवाल एक साथ पूछ रहे हो। चिराग सानी गायब है और कोई उसे धमका रहा था। हमें पूरा डाउट है कि वो तू ही थी। हे मैडम, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? मेरे को बहुत सारा काम है, 4 घर का काम है। मैं कहीं को धमकी दूंगी उसको? आरती तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन होता अगर बातों बातों में चिराग की पत्नी शालिनी ने आरती के अचानक काम छोड़कर जाने के बारे में नहीं बताया होता, और इस बात का भी खुलासा कभी नहीं होता कि आरती और चिराग के बीच में क्या था। और खुद शालिनी भी इस बात से शॉक्ड रह गई कि असल में आग की लपटें वहीं से आई जहां का एक ब्लैंक लीड खुद शालिनी ने पुलिस को दिया था। 2 हफ्ते हो गए, अभी तक कोई खबर नहीं मिल रही है। कोई आदमी ऐसे कैसे गायब हो सकता है? सर हो सकता है सुसाइड कर लिया हो, किसी और औरत के साथ लाइन क्रॉस की हो, डर गया हो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि चिराग ने अपने लॉयर दीपिका और ड्राइवर कल्पेश से ऑलरेडी सेटलमेंट की बात कही थी। वो सुसाइड क्यों करेगा? सर ये स्केच है, ऑटो ड्राइवर शंभू के डिस्क्रिप्शन के आधार पर बनाया गया। सर्चिंग शुरू कर दी इसके लिए। अब शायद यही आदमी हमें चिराग सानी तक ले जा सकता है। ऑटो ड्राइवर शंभू के द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन से जो स्केच बनकर तैयार हुआ था वो ये पता लगाने के लिए काफी था कि वो आदमी कौन था जिसने चिराग को अपने साथ ऑटो में बिठाया था और चिराग के गायब होने से उसका क्या संबंध था। रियाज खान नाम है बंदे का, अभी भी इसकी कुंडली निकाल के लाया हूं। शिवाजी नगर थाने में मिली थी कुंडली, हिस्ट्री शीटर है। अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, लूट, लंबा चौड़ा बायोडाटा है इसका। ये रियाज खान अभी कहाँ है? दानुकरवाड़ी के पास घर है इसका, आजकल बेल पे बाहर है। साहब ऐसे कैसे उठा कर लेकर जा रहे हो साहब? साहब बोलो तो, किया क्या है मैंने? किस मामले में उठा रहा हूँ साहब, बोलो तो। तब ऐसे बताएंगे रियाज, अभी तक हाफ मर्डर के लिए अंदर था ना, फुल के लिए अंदर जाएगा। चलो इसे अंदर। चिराग सानी कहाँ है रियाज? अब ये तो बोलना ही मत कि तू उसे नहीं जानता, नहीं तो हड्डी तोड़ के हाथ में दे दूंगा तेरी, समझा? दुनिया से तौबा कर लेगा तू। साहब जानता है इसको, साकिब भाई के कहने पे मैंने उठाया था, मैं ही लेकर गया था साहब। अबे लेकर गया तो कहाँ है आदमी? कहाँ ठिकाने लगाया उसको? लाश कहाँ है? लाश तो नहीं है साहब। साले पोस्टमार्टम करवा दूंगा तेरा। सीधे सीधे पॉइंट पे आ जा, तेरे पहेलियों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बोल। मार डाला साकिब भाई के घर पे, गले में रस्सी डाल के गला घोट दिया साहब। अब किधर मिलेगा वो, है ही नहीं तो। बॉडी कहाँ है? साकिब भाई ने उनके घर के पीछे वाली भट्टी में डाल दिया साहब। फिर हम लोगों ने वहीं इंतजार किया ताकि बॉडी अच्छी तरह से जल जाए। फिर भाई ने भट्टी की अच्छी तरह से सफाई कर दी, सब कुछ हटा दिया, कुछ नहीं रहने दिया। तो साहब बॉडी किधर से मिलेगा? फिर हमने राख को खाड़ी में डाल दिया साहब, सब कुछ बह गया रहेगा साहब। इसके आगे मेरे को नहीं मालूम, मेरे को मत पूछो। तेरे को नहीं पूछू तो क्या तेरे बाप से जाके पूछू? साकिब भाई को पूछो ना साहब। कॉन्ट्रैक्ट उसका था साहब, मेरे को सिर्फ 50,000 रुपये दिया था पिकअप करने के लिए, मैं सिर्फ कुरियर बॉय था साहब। और ये चिराग सानी ऐसे ही तेरे साथ आ गया? फोन पे बात हुई होंगी पहले, भाई ने बोला होगा कि तेरा पिकअप होएगा ऑटो में। साहब ये चारकोप नाका पे किसी लेडीज का मैटर था साहब। कौन लेडीज? किसके लिए? मेरे को नहीं मालूम साहब। साकिब पठान सुपारी किलर, 7 मर्डर केस हैं इस पर।
ये भी बेल पर बाहर है। ये चिराग सानी इसके साथ ऐसे कैसे चला गया सेटलमेंट करने के लिए? किसी से तो बात हुई होगी। रियाज के साथ ऐसे उठकर चला गया। चिराग सानी समझ में नहीं आ रहा। इधर ही टुकड़ा किया था उसके डेड बॉडी का। साहब, यही इस भट्टी में हड्डियां, मांस और कपड़े जलाए थे उसने। फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करो तुरंत। साकिब पठान किधर है? कौन से बिल में छुपा बैठा है? बट अब जो मालूम था बोल तो दिया। अभी वो घर पे नहीं है तो मैं क्या बोलूं साहब? सर, चिराग की फोन रिकॉर्ड्स में कहीं भी कोई भी ऐसा सस्पिशियस नंबर नहीं मिला जिससे ये पता लग सके कि वो रियाज से कैसे मिला, जो कि उसे साकिब पठान तक ले गया। कंचन, हो सकता है कि फोन पर बात ही हुई ना हो, या कोई और फोन। किसी दूसरे नंबर के बारे में ना बीवी को पता है ना ऑफिस में पता है। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो होगा जो इस चिराग का असली चेहरा जानता होगा। फेस टू फेस बात, किसी फोन की जरूरत ही नहीं। वो नीलम शर्मा। चिराग, कुछ बात करनी है, इम्पोर्टेंट। पॉसिबल है सर। शायद इसलिए उस दिन नीलम से बात होने के बाद चिराग ने इमीडिएटली अपनी लॉयर दीपिका को फोन किया था और उससे सेटलमेंट की बात कही थी। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो ऑफिस में हुआ है। इस नीलम से दोबारा बात करनी होगी। सर, अंदर आऊं क्या? आधा तो अंदर आ ही गया, पूरा ही आ जा। इस केस की तह में एक ऐसा टांका फंसा था जो एक बहुत बड़ा झटका देने वाला था, और यह पुलिस के लिए भी एक शॉकर था। ये मेड आरती है ना, उसका सॉलिड पीछा किया मेरी टीम ने। तूने गलत जगह टीम को लगा दिया। आरती शायद नहीं है, इधर ऑफिस में कोई है। शायद वो नीलम शर्मा। नहीं मैडम, ऑफिस में नहीं है। ये चिराग सानी के लॉयर दीपिका को उठाइए, झोल है। दीपिका शानबाग? हाँ साहब, ये जो आरती है ना, ये वकील दीपिका मैडम के यहाँ काम करती है, वो भी पिछले 3 साल से। कुछ ज्यादा कनेक्शन नहीं लगता है? जी हाँ, सच है। दीपिका ने ही आरती को हमारे घर भेजा था कुछ 2017 में। हमारी मेड काम छोड़कर चली गई थी, इसलिए दीपिका ने आरती से बात की थी। आप लोग दीपिका शानबाग को कब से जानते हैं? यही कुछ 3-4 सालों से। चिराग की अच्छी दोस्त भी है। मैम, क्या दीपिका ने कुछ किया है? इस दीपिका से हमने इतनी बार बात की, लेकिन उसने एक बार भी आरती का जिक्र हमारे सामने नहीं किया। और ये आरती अब भी उसके यहाँ काम कर रही है। हो ना हो दीपिका को चिराग और आरती के रिश्ते के बारे में पता चल गया होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि चिराग को ब्लैकमेल करने वाली औरत आरती ही होगी। दीपिका बार बार यही कह रही थी कि चिराग परेशान था और उससे सेटलमेंट की बात कर रहा था। इनके फोन रिकॉर्ड्स देखें तो दर्जनों बार बात हुई है दोनों के बीच में। और चिराग ने दीपिका को ब्लैकमेल करने वाली औरत का नाम बताया ना होगा। इज इट लॉजिकल? लॉजिकल तो नहीं है सर। 26 तारीख को जिस दिन चिराग गायब हुआ, उसकी दीपिका से बात हुई थी। और दीपिका ने हमें ये बताया कि केस सेटलमेंट करने के लिए चिराग ने उसे फोन किया था। ये वकील साहिबा झूठ बोल रहे हैं, बात कुछ और ही है। चिराग, जल्दी से चारकोप नाका पहुंचो। 2:45 को तुम्हें वहां से कोई पिकअप करेगा। दीपिका, आई होप ये फाइनल सेटलमेंट है। मैं अब ये सब और नहीं सह सकता। फाइनल है चिराग। आज के बाद वो कभी तुम्हारा नाम नहीं लेगी, और ये बात वो रिटर्न में देने को तैयार है। तुम्हारे सामने साइन करके देगी, आई प्रॉमिस। अब जल्दी से चारकोप नाका पहुंचो, वहां जाकर वेट करना। वंस एंड फॉर ऑल सेटलमेंट, ओके? एक खबरें की टिप पे आप लोगों ने पूरी स्टोरी बना ली कि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ। यकीन मानिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। इतना आसान नहीं है एक लॉयर को टच करना। टच तो अभी हमने किया नहीं है दीपिका शानबाग। टच किया ना तो वकालत तो क्या, सारा कानून भूल जाओगी। आप इस तरीके से धक्का नहीं दे सकती मुझे। अपने अधिकार में अच्छी तरह से जानती हूँ। आप सबको कोर्ट में लेकर जाऊंगी मैं। चल चल आगे चल, हमें भी अपने अधिकार अच्छी तरीके से पता है। दीपिका मैडम, ये पुलिस वाली मैडम ने बहुत उछलती हैं। बताओ क्या अभी? ये क्या है? क्या तरीका है इंस्पेक्टर? बोलो आरती, क्या बोल रही थी? मैं क्या बोल रही थी? तूने तेरे दीपिका मैडम को क्या बोला वो बता। मैंने मैडम को वही बताया जो सच था, और मैं आप लोगों को भी बता चुकी हूँ। यही कि चिराग मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैडम, मैंने वो चिराग साहब का काम छोड़ दिया है। अब मैं वहाँ काम नहीं करूंगी। काम नहीं करोगी मतलब? क्यों? पैसे वैसे टाइम पे नहीं देते वो लोग? अरे नहीं मैडम, पैसे की बात नहीं है। वो चिराग साहब है ना, मेरे पे हाथ डाला। हाथ डाला मतलब जबरदस्ती की क्या? अरे नहीं मैडम, जबरदस्ती वगैरह नहीं की। मतलब मेरे को भी अच्छा लगा, हो गया हमारे बीच। लेकिन जब से मैंने चिराग साहब से 5 लाख लोन लिया ना, तब से अजीब अजीब बातें करता है। बोलता है यहाँ मिल, वहाँ मिल, ये कर वो कर। मेरे को नहीं जानता, मैंने काम छोड़ दिया। मैडम, मैंने आपको यही बताया था ना, बताओ ना इन सबको।
तेरे दीपिका मैडम ने तुझे ये नहीं बताया कि तेरे इस बात के बदले में इसने चिराग से 15 लाख रुपए लिए थे? झूठ है ये, मैंने चिराग से एक पैसा भी नहीं लिया। अभी रेड करवा रहे हैं आपके घर में, 100% कैश मिल जाएगा दीपिका जी, और तब तक आप ये भी बता देंगे कि पैसे क्यों लिए आपने। मैडम आपने ऐसा किया? बिल्कुल ऐसा किया तेरी मैडम ने। दीपिका शानबाग, साकिब पठान हमारी कस्टडी में, तुम्हारे सारे कानूनी दांवपेच उसने हमारे सामने उगल दिए। 3 बार बेल करवाया था साकिब पठान का, इसी तरह से मिली थी ना उससे, और फिर उसी का इस्तेमाल किया इस जुर्म के लिए। खड़ा करूं साकिब पठान को यहाँ लाकर, फिर आमने सामने बात कर लेना। तेरी शक्ल से दिख रहा है कि तूने इस आरती को भी ठगाया और चिराग साहनी को भी। मैडम ये लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग अलग जाके बात कर सकते हैं क्या आरती से अलग? क्यों? इसी के कंधे पर तो बंदूक रखकर गोली चलाई थी, अब इसी को बाहर भेज रही हो? मैडम सच बताओ, आपने पैसे लिए मेरे नाम पे? चिराग, आरती केस फाइल करने की धमकी दे रही है, मुझसे मदद मांग रही थी। क्या कहूं मैं उसे? क्या बकवास कर रही है तुम? मैंने उसे 5 लाख रुपए उधार दिए और मुझ पर केस करना चाहती है वो? उसे तो मैं देख लूंगा। बेवकूफों वाली बात मत करो चिराग, उसके पास खोने को कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उसने मुंह खोला तो तुम्हारी रेपुटेशन का क्या हाल होगा तुमने सोचा है कभी? उसकी कहानी में शायद ही कोई दम ना हो, लेकिन जब तक तुम्हें क्लीन चिट मिलेगी तब तक तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उठ चुकी होंगी। नहीं दीपिका, प्लीज प्लीज तुम उसे समझाओ, वो ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ, मैं ये मामला सेटल करवा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है? हाँ, मैंने 15 लाख लिए थे चिराग से। लेकिन मारा क्यों? तुम्हें तो पैसे मिल गए थे ना? बोलो दीपिका शानबाग, क्यों मारा उसे? चिराग बेकार में ही डर रहा था। आरती कुछ भी नहीं करना चाहती थी, उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था दोनों की मर्जी से हुआ था। मैंने उससे पैसे ले लिए और कहा कि सब कुछ सेटल हो चुका है। इस मी टू मूवमेंट से बहुत ही डर गया था वो। उसे लगता था कि आरती किसी भी वक्त उसके खिलाफ केस दर्ज करवा सकती है। नहीं दीपिका, तुम्हें मुझे आरती से दिखवा के देना होगा कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ आपसी सहमति से हुआ था। मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, और तुमने बोला भी था वो लिख के देगी। चिराग, मामला सेटल हो चुका है और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम खामखा में घबरा रहे हो। मेरा डर खामखा नहीं है दीपिका, तुम जानती हो इतने सारे नाम उछाले जा रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अरे बंद कमरे में आपसी सहमति में क्या हुआ किसको पता? कल का कंसेंशुअल सेक्स आज मी टू की मूवमेंट बन के सामने आ रहा है। कितनों के करियर बर्बाद हो चुके हैं। नहीं दीपिका, मैं इस मामले में कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। आरती घर काम करती है, वो जानती तक नहीं इस मी टू मूवमेंट के बारे में, और वो तो कब का सब कुछ भूल चुकी है। मुझे आरती से लेटर चाहिए बस। अगर तुम बात नहीं कर सकती मैं बात करता हूं। नहीं, तुम रहने दो। तुम बात करोगी तो मामला और बिगड़ जाएगा और वो आरती समझ जाएगी कि वो तुम्हारा किस तरह से और फायदा उठा सकती है। तुम रहने दो, मैं देख लूंगी। तुम बात करो, लेकिन मुझे आरती से लेटर चाहिए बस। कहां से लाती मैं वो लेटर? आरती को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और अगर चिराग घबराया हुआ आरती के पास चला जाता तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाता। आरती तो बड़बोली है, वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ती, इसलिए मैंने ऐसा रिस्क नहीं लिया और मुझे ये सब करना पड़ा। क्या करना पड़ा? उसे मरवाना पड़ा? उसे टुकड़े करके जलाकर दरिया में फेंक देने का तुम्हारा ही प्लान था? चिराग साहनी के अवशेष को ढूंढने के लिए एक मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, लेकिन कुछ भी मिल पाने की गुंजाइश ही नहीं थी। चिराग के ऑफिस में चिराग के डर की वजह और उसकी मेड आरती के साथ संबंध के बारे में जानकर सभी हैरान थे। इस किस्से की पूरी सच्चाई जानने के बाद सबसे बड़ा सदमा चिराग की पत्नी शालिनी और उसकी बेटी जाह्नवी को लगा। आरती, जो कि इस जुर्म की जड़ थी जिसकी वजह से मौत का यह खेल रचा गया, उसका इस हत्याकांड में कोई हाथ नहीं था। साकिब पठान और रियाज खान को चिराग साहनी के मर्डर के चार्ज में बुक किया गया। दीपिका शानबाग को मर्डर, फिरौती और चिराग साहनी की हत्या की साजिश के लिए बुक किया गया। चिराग साहनी के अवशेष अब तक नहीं मिले। इस केस को सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर दर्ज किया गया है। दीपिका और चिराग दोनों के अतीत में दफन थे कुछ गहरे राज। दोनों अपने अपने राज से छुटकारा पाना चाहते थे, और ये हुआ भी, लेकिन एक घिनौने मौत के खेल के साथ। एक कमजोर घड़ी जिसमें लिया गया एक गलत फैसला ऐसी तबाही मचाता है कि जिसे सुधार पाना नामुमकिन हो जाता है।
और रह जाता है बस ये अफसोस, ये मलाल कि काश उस घड़ी में मैं अपने आप पर काबू रख पाता। अरे भरत, दोपहर में थोड़ा जल्दी आ जाओगी, मुझे 3 बजे शर्मा जी के यहाँ जाना है। अरे बाप रे, मीटिंग है मैडम की, फिर तो 3 बजे से पहले आना ही पड़ेगा। देखो काम है वहाँ, अगर लेट करोगे तो खाना खुद ही गर्म करके खाना पड़ेगा। समझ गया। आओ आगे तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी, वैसे थोड़ा चलना भी हो जाएगा, बाजू वाली गली में तो है। चलो बाय। अरे मुन्ना, ये ले, जल्दी से लिस्ट ले और सामान पैक कर दे। दे रहा हूँ भाभी, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो भैया भी चले गए होंगे। अरे अभी दोपहर का खाना बनाना है, तेरी भैया की फरमाइश है, आज गट्टे की सब्जी बनेगी, जल्दी कर दे। बस 2 मिनट में सारा सामान लाया भाभी। जल्दी। बेसन? बेसन भाभी, वरना गट्टे की सब्जी कैसे बनेगी? वैसे मुझे भी बहुत पसंद है गट्टे की सब्जी, मगर आपके हाथ से खाने में मजा आ जाता है। मतलब भाभी जी, आपके हाथ की सब्जी खाने में मजा आ जाता है। लीजिए भाभी आपका भाभी आपका सामान। भाभी जी 750। भाभी जी, हमें भी कभी घर बुलाइए गट्टे की सब्जी खाने के लिए, है? लो अलका, आ गया मैं। देख लो, अभी 2 भी नहीं बजे। अलका, लो आ गया मैं, वो भी वक्त से पहले। अलका, क्या हुआ? कुछ नहीं, सर दुख रहा है मेरा, इसलिए खाना नहीं बना पाई। क्या हुआ है? कुछ कहा किसी ने? झगड़ा हुआ किसी के साथ? अलका क्या हुआ? और वो किराने वाला गोपाल, उसने क्या किया उसने? उसने फिर से हमारा कि लोग खड़े हैं, अकेले में मिल के ना जान से मार दूंगा तुझे। बैठो यार, चढ़ गई है, घर भी जाना है, फिर मिलते हैं। गोपाल त्रिवेदी जैसे लोगों को समाज की गंदगी कहने में कोई हर्ज नहीं है। वो एक ऐसी विकृत मानसिकता का इंसान था जिसे महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने में आनंद महसूस होता था। मोहल्ले में हर कोई उसकी हरकतों के बारे में जानता था।
लेकिन कभी किसी ने उसे टोका नहीं। अलका को भी गोपाल का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो अपने पति भरत के गुस्से से भी वाकिफ थी, इसलिए चुप रही। लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला गया तब जाकर ये चुप्पी टूटी। इसके बाद भरत और गोपाल के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आई, जो बढ़ती ही गई। क्या ये दुश्मनी किसी साजिश को अंजाम देने वाली थी, जिसके बारे में कोई सतर्क नहीं था? मामा कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसा है? बिजी है? कुछ खास नहीं, बस कपड़े के नए ऑर्डर दिए थे, उसी का हिसाब किताब चालू है। ये छोड़ो, बताओ बच्चे कैसे हैं? वो ठीक है, खेल रहे हैं। अच्छा ये बता, बात की तूने? फिर वही बात माँ, पुल के नीचे से बहुत पानी बह चुका है। लेकिन बच्चों को क्या कहेगा? वक्त के साथ वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, पर तू जल्दी घर वापस आ जा। हाँ माँ, बस 2-3 दिन और, फिर आ जाऊंगा। दादी, पापा का फोन है, मुझे भी बात करनी है। हेलो पापा। कैसी है मेरी गुड़िया? मैं ठीक हूँ। पापा अब कब वापस आओगे? बस 2 दिन में आ जाऊंगा बेटा। अच्छा पापा, एक बात बताओ। अच्छा बेटा, मैं बाद में फोन करता हूँ, कुछ अर्जेंट काम आ गया मुझे। कट गया। बल्ले, क्राइम स्पॉट से लोगों को पीछे करो, फॉरेंसिक टीम को कांटेक्ट करो, देखो कहाँ तक पहुँचे। मैडम, मैं सुदर्शन चांडे, मैंने पुलिस को फ़ोन किया। यहाँ आसपास आपने किसी और को देखा था? नहीं, आसपास में तो कोई नहीं था। बाकी ये 5-5:30 बजे की बात है ना, मॉर्निंग वॉक वाले ही रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। विस्की की बोतल, 2 डिस्पोजेबल गिलास, मतलब 2 लोग रहे होंगे। लेकिन पी कहाँ पर? यहाँ या कहीं और? ये फोन भी मिला है, फिलहाल स्विच ऑफ है। काफी गुस्से में होगा एक्यूज्ड, कोई गहरी वजह हो सकती है। गोपाल त्रिवेदी नाम है, अमृत नगर कॉलोनी का। विक्टिम की होगी मैडम, झड़प के वक्त गिर गई होगी। बॉडी पे स्टैबिंग के अलावा कोई और निशान नहीं है। कपड़े भी ठीक ही लग रहे हैं, लगता नहीं कि झगड़ा हुआ होगा बलदेव। और ये चेन शायद ये मर्डर की है, मर्डर करते वक्त यहाँ पे गिर गई होगी और उसे पता नहीं चला होगा। बलदेव, तुम एक काम करो, इस पूरे एरिया को स्कैन करो, और जब तक फॉरेंसिक टीम नहीं आती यहीं रुको, तब तक मैं विक्टिम की फैमिली को इन्फॉर्म करूँ। जी सर, बॉडी को देखकर यही लग रहा है कि डेथ स्टैबिंग की वजह से हुई है। मोटिव पर्सनल लग रहा है। बॉडी पर से एक ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है। सर, मैं रास्ते में हूँ, विक्टिम की फैमिली को इन्फॉर्म करने जा रही हूँ। ओके सर। The number you have called is currently switched off. गोपाल त्रिवेदी का घर यही है? जी मैडम, लेकिन वो यहाँ पे नहीं। आप कौन है उनकी? मैं उनकी वाइफ हूँ, काजल। काजल जी, आप हमारे साथ चलिए। आपके पति से आखिरी बार बात कब हुई थी? कल रात ही हुई थी सर। मतलब घर नहीं आए? यही बताने के लिए उन्होंने फोन किया था। बोल रहे थे कि कहीं जाने वाले हैं, आने में ज्यादा देर हो जाएगी। फोन कितने बजे आया था? फोन पर कुछ बताया कि कहाँ जाना था? ये नहीं बताया कि कहाँ जा रहे, लेकिन फोन 10:45 को किया था उन्होंने। कहाँ पहुंचे? अब भी तो दुकान बंद की है। अच्छा सुनो, फोन ये कहने के लिए किया था कि तुम मेरे लिए रुकना मत, खाना खा के सो जाना, मुझे आने में देरी हो सकती है। पर अभी इस वक्त कहाँ जाना है? मिलने जाना है किसी, ड्रिंक्स विंक्स भी हो सकती है, इसीलिए कह रहा हूँ तुम रुकना मत, खाना खा के सो जाना। मुझे आने में 12-1 भी बज सकता है, शायद और लेट हो जाए। बताया नहीं कि किससे मिलने जा रहे थे, लेकिन बोल रहे थे कि आने में देरी होगी। बैठे बैठे आँख लग गई थी,
सुबह 6 बजे उठकर देखा तो वो वापस नहीं आए। मैंने फिर उनको फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन फिर स्विच ऑफ आ रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। ये लेट आना, शराब पीना, ये रोज की आदत थी या? नहीं सर, रोज की नहीं थी। जब भी उन्हें पीना होता तो वो घर पर अकेले ही पीते। ये गोल्ड चेन, ये आपके पति गोपाल की है? नहीं सर, उनकी नहीं है। वो ये सब नहीं करते थे। ध्यान से देखिए, हो सकता है किसी जान पहचान वाले के गले में देखी हो, किसी के घर में देखी हो। देखिए। नहीं सर, कुछ याद नहीं आ रहा है। दुकान किस चीज की है आप लोगों की? किराना स्टोर है सर, अमृत नगर में ही है। नहीं मैडम, मुझे तो पता ही नहीं चला। दुकान की एक चाबी गोपाल सेठ अपने साथ लेकर जाते थे और एक चाबी मेरे पास रहती है। तो मैंने सुबह आकर दुकान खोली और अब आपसे ये पता चल रहा है। पता नहीं मैडम, मतलब मुझे बताना चाहिए भी या नहीं, पर देख मुन्ना, जो भी जानता सीधा सीधा बता दे। गोपाल त्रिवेदी का मर्डर हो गया है। हो सकता है तेरी बातों से हमें कुछ पता चल जाए। गोपाल सेठ को एक बुरी आदत थी। न जाने कितने लोगों ने अपने मन में दुश्मनी पाल ली होगी उनके लिए। कैसी बुरी आदत और किस बात की दुश्मनी? घूरने की आदत मैडम। वो लेडीज़ को बड़ी अजीब नज़रों से घूरते रहते थे, बहुत ही बेशर्म तरीके से देखते थे सबको। दुकान पर आने वाली लेडीज़ को वो खुलेआम घूरा करते थे और कभी कभी तो जानबूझकर छू भी लिया करते थे। तो कभी किसी ने पुलिस में कंप्लेन नहीं की? नहीं मैडम, गोपाल सेठ जानते थे कि उन्हें किस हद तक जाना है और वो उसके आगे कभी नहीं जाते थे। पर हाँ, लेडीज़ कस्टमर उनसे परेशान ज़रूर रहती थी। अगर गोपाल की इतनी बुरी आदत थी जैसा कि तू बता रहा है, तो कस्टमर इस दुकान में आते क्यों थे? पूरे एरिया की अकेली ढंग की दुकान है मैडम, जहाँ सारा स्टॉक मिलता है, वो भी बाकियों से कम दाम पर। अच्छा, अगर किसी ने पुलिस में कंप्लेन नहीं की उसकी फितरत के बारे में, तो किसी ने अपने घर में तो बताया ही होगा। किसी का झगड़ा वगड़ा हुआ था गोपाल से? हाँ मैडम, अभी महीने भर पहले की बात है। गोपाल सेठ ने यहीं पास में रहने वाली अलका भाभी को परेशान किया था। तब उनके पति भरत भाई और गोपाल सेठ में जमकर पटका पटकी हुई थी। शुक्र मना कि लोग खड़े हैं। अकेले में मिल गया ना, जान से मार दो उसने। धमकी? जान से मारनी? बोला तो यही था मैडम। और उस दिन मैंने देखा कि भरत भाई को कितना भयंकर गुस्सा आता है। ये भरत और अलका रहते कहाँ हैं? नहीं सर, उन्होंने मुझे तो किसी झगड़े या दुश्मनी के बारे में नहीं बताया था। दुश्मनी तो थी काजल जी, वरना बिना दुश्मनी के इतने दर्दनाक तरीके से मर्डर नहीं होता। याद करिए, शायद आपके पति गोपाल ने आपको कुछ बताया हो, कभी कुछ शेयर किया हो किसी के बारे में आपसे। ऐसा तो मुझे कुछ नहीं पता है सर। कौन मार सकता है उनको? अलका जी? भरत गोयल है घर पे? नहीं, वो घर पर नहीं है। पर क्या बात है, क्यों पूछ रही हैं आप? गोपाल को जानती हो, किराना शॉप वाला जिसको भरत ने मारा था? जी जानती हूँ। तो ये भी जानती होगी कि इस बार किसी ने उसको जान से ही मार दिया। क्या? जान से मार दिया? हाँ, इतना चौंको मत अलका। लेकिन आप यहाँ क्यों आई है? भरत का क्या मतलब है इससे? बहुत बुरी तरह से मर्डर हुआ है उसका। भरत का झगड़ा हुआ था गोपाल से, तो सोचा तुमसे पूछती चलूं। नहीं, भरत ने ये सब नहीं किया है। भरत से कहना अमृतनगर पुलिस स्टेशन आ जाए। और एक और बात अलका, भरत निर्दोष है ये मुझे समझाने से पहले अपने मन को समझा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। गोपाल के ब्लड में हैवी क्वांटिटी में अल्कोहल मिला है। बॉडी पे 12 घाव हैं। हमला चाकू जैसी धारदार चीज से किया गया है। मौत कब हुई? पिछली रात से, तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच। 12 वार किए गए। मतलब किसी के दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा रहा होगा या फिर किसी बात का बदला लिया होगा। हो सकता है सर। तो मेरी गोपाल की दुकान पर काम करने वाले मुन्ना से बात हुई। वो बता रहा था कि गोपाल का लेडीज को लेकर रवैया कुछ ठीक नहीं था। वो औरतों को घूरता था, उन्हें छूने की कोशिश करता था। छिछोरा टाइप। इस गोपाल की हमारे पास पहले कोई शिकायत आई? नहीं सर, मुन्ना बता रहा था कि हंसी मजाक के बहाने ही गोपाल छूता था, पर लोगों को पसंद नहीं आता था। फिर भी कभी किसी ने शिकायत नहीं की तो मतलब साफ कि किसी ने मन में ही गुस्सा भर के रखा। और वो गुस्सा 12 वार में बाहर आया। अलका का पति भरत गोयल, वो हो सकता है? हो सकता है सर। गोपाल जिस तरीके का आदमी था, जाहिर सी बात है उसकी पत्नी काजल को भी पता होगा उसकी इन हरकतों के बारे में। और सर, किसी भी औरत को अच्छा नहीं लगेगा कि उसका पति इस तरह की छिछोरी हरकतें करे। और वो गोपाल से छुटकारा पाना चाहती होगी। पॉसिबल है।
दिव्या, काजल, भरत और गोपाल तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। इन तीनों के बीच की कड़ी देखते हैं। सर। और बलदेव से कहो कि गोल्ड चेन के बारे में जल्दी पता लगा। सर, बलदेव शहर के ज्वेलर से पूछताछ कर रहा है, जल्दी कुछ मिलेगा। ये तो नमन लाल ज्वेलर्स वाले का आइटम है साहब। कौन सा? वो बड़े वाला शोरूम? हाँ साहब, वही फेमस, जिसकी बहुत सारी ब्रांच है। ये देखो, चेन पर उनका ट्रेडमार्क भी बना है। सर, मैं मानता हूँ कि मैंने गोपाल के साथ मारपीट की थी। अब वो मर चुका है तो उसके बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक नंबर का छिछोरा और कमीना आदमी था। मेरी बीवी के साथ छेड़छाड़ की थी उसने। हाथ उठाया तो क्या गलत किया मैंने? उसने गलत किया था तो तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था। उसे जान से क्यों मार डाला? सर, मैंने उसे नहीं मारा है, और वो मारपीट वाला मामला तो वहीं का वहीं खत्म हो गया था। और मारपीट करते वक्त तुमने उसे धमकी नहीं दी थी? हाँ, दी थी सर। गुस्से में और रौब झाड़ने के लिए बोल दिया था। मर्डर की रात तुम कहाँ थे? कब मर्डर की रात? कल रात 11 से 2 के बीच में तुम कहाँ थे? घर था सर, सो रहा था। इसे तो पहचानते हो? हमारी गोल्ड चेन? नहीं सर, ये मेरी नहीं, मैं चैन पहनता ही नहीं। चेन तो हमारी है सर, पर यहाँ की नहीं है। फिर कहाँ की है? ये चेन हमारे गया डिस्ट्रिक्ट के शॉप से बेची गई। गया बिहार वाला? आपके पास वो खरीदने वाले का भी रिकॉर्ड होता है ना? हाँ है, 1 मिनट दीजिए बता दो। अलका, क्या हुआ? जा क्यों रही हो? नींद नहीं आ रही है भरत, बार बार तुम्हारी और गोपाल की लड़ाई याद आ रही है। अलका, वो बहुत पहले हो चुका है, ज़्यादा सोचो मत उस बारे में। और गोपाल जैसे कर रहा था आज नहीं तो कल उसके साथ ये सब होना ही था। इससे हमारा कोई नाता नहीं। सर, सीडीआर में गोपाल के मर्डर के दिन या उसके आगे पीछे गोपाल के साथ भरत के कोई भी कॉल्स नहीं है, और मर्डर के टाइम भरत की लोकेशन उसके घर के एरिया में ही है। तो कॉल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उस पर कोई डाउट बनता नहीं है। और काजल पर? उसके कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? यही कि उसका अफेयर हो सकता है। अफेयर? यस सर, अफेयर। किसी सुरेश प्रजापति नाम के बंदे के साथ बात होती है। पिछले महीने काफी कॉल्स हुए दोनों के बीच में, और सर इस बातचीत की शुरुआत कुछ 1 महीने पहले हुई। और सर सबसे बड़ी बात, मर्डर की रात भी दोनों ने बात की। तो ले आओ काजल और सुरेश प्रजापति दोनों को, पूछते हैं इनसे कि गोपाल की पीठ में छुरा घोंपने से पहले गोपाल की पीठ के पीछे इन दोनों में क्या पता है, और गोल्ड चेन की क्या बेटी? ये गेम खेलना बंद कर, स्कूल में लेट हो जाएगा। छोड़। कमलेश सिंह यहाँ रहता है? हाँ, यही रहता है। बुलाइए उसे। वो तो घर पे नहीं है। आप उसकी कौन? मैं उसकी माँ हूँ। कहाँ गया वो? कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। लेकिन आपको कमलेश से क्या काम है? एक केस के सिलसिले में उससे बात करनी है। ये चेन कमलेश की है? हाँ, ऐसी एक चेन है तो उसके पास, लेकिन फोटो देख के कैसे बता सकती हूँ कि ये चेन वही है या दूसरी? वो बाहर कहाँ गया है? इंदौर गया है। इंदौर में कहाँ रुका है? कजल, पिछली बार तुमने हमें अपने और सुरेश के बारे में नहीं बताया। हमें बेकार में इतनी मेहनत करनी पड़ी। बताना चाहिए था ना। क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? सुरेश और मैं स्कूल के दोस्त हैं। उसके और मेरे बीच सिर्फ दोस्ती है बस। इस स्कूल के पुराने दोस्त से अचानक से पिछले 6 महीने से कैसे दोस्ती हुई? पहले तो नहीं थी ये दोस्ती। नहीं सर, क्योंकि स्कूल के बाद सबने अपने अपने रास्ते पकड़ लिए थे। मैं आगे की पढ़ाई के लिए बैंगलोर चला गया था और फिर वहीं काम करने लग गया। इतने सालों बाद अब वापस लौटा तो काजल से मुलाकात। और एक अरसे बाद अपने पुराने प्यार को देखकर तुम बहक गई। तुम जानती थी कि तुम्हारा पति जिसके साथ तुम खुश नहीं थी, तो पति का प्यार तुम्हें सुरेश में दिखाई दी। जी नहीं, मैं जानती थी गोपाल कैसा था। वो जैसा भी था मेरा पति था, और सुरेश सिर्फ एक दोस्त है जिससे मैं कभी कभार अपने दिल की बातें शेयर कर लेती। वही तो मैं कह रही हूँ काजल, कि जो बातें तुम सुरेश के साथ शेयर करती थी वो बातें तुम गोपाल के साथ नहीं शेयर कर पाती थी। तुम दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था ना? बोलो। कोई अफेयर नहीं है सर। काजल बस मेरी दोस्त है, उसने मुझे कभी उस नजर से नहीं देखा। तो मतलब मामला एक तरफा था, सिर्फ तुम्हारी तरफ से प्यार था? सर, मैं स्कूल के वक्त से ही काजल को बहुत पसंद करता था, और उसके मन में मेरे लिए कभी कुछ ऐसा था ही नहीं। फिर आगे की पढ़ाई के लिए मैं शहर छोड़कर चला गया सर। मन में था मेरे कि वापस आऊंगा तो उससे बात करूंगा, अच्छी नौकरी होगी तो शायद कुछ बात बनेगी। और अब जब वापस आया तो पता चला कि उसकी शादी हो चुकी। और तुम्हें यह भी पता चला कि जिस शख्स से शादी हुई है गोपाल, वो किस तरह का आदमी है?
आई एम सॉरी टू से काजल, पर अगर वो इतना लीचड़ आदमी है तो तुम क्या क्यों रह रही हो? अलग क्यों नहीं हो जाती तुम? मर्दों के लिए कहना आसान होता है सुरेश। एक बार तुम मेरी तरफ से सोच के देखो, मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। मेरे अपने घर वाले ही मेरा साथ नहीं देंगे, और मेरे घर वाले गोपाल से खुश हैं। तुम्हारे घर वाले खुश है तो तुम खुश हो? ये कैसे खुशी है काजल? खुशी और गम अपने अपने दिमाग की सोच है सुरेश। गोपाल मेरा पति है, आज मेरे सर पर पक्की छत है, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, 2 वक्त की रोटी है। जो कुछ है गोपाल का किया हुआ है, और वो जैसा भी हो मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं करता। और रही मेरी बात, तो मैं तुम्हें दिल से बता दूं कि मैं दुखी नहीं हूँ। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम गोपाल के साथ वाकई खुश थी। मैं दुखी नहीं थी, ये मैंने बता दी। बाकी जिसे जो चाहिए वो समझे। तो ये सब सुनने के बाद तो तुम गोपाल से नफरत करने लगे होगे। सर मेरी जगह कोई भी होता तो और क्या करता? मेरी दोस्त की लाइफ खराब कर रहा था वो। तो तुम्हें क्या लगता, गोपाल को मारकर तुमने अपने दोस्त की लाइफ संवार दी? जी नहीं सर, किसी को नापसंद करने का ये मतलब थोड़ी कि उसको जान से ही मार दिया जाए। पर तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम काजल को इन हालात में ज़्यादा वक्त तक नहीं देख सकते थे, और काजल को इन हालात से निकालने का तुम्हारे सामने यही एक रास्ता था, जिसका नतीजा हमारे सामने। ऐसा करने से काजल तुम्हें मिल जाती। सर आप ये सब थियोरीज बना रहे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मैं गोपाल को नापसंद करता था, पर सर मैं उससे आज तक मिला तक नहीं। तुम कल रात कहाँ थे? 11 से 2 के बीच में। सर मैं घर पे सो रहा था। ये सोने की चेन तुम्हारी? जी नहीं सर, मैं चेन्स नहीं पहनता। सर, उस आदमी का पता चल गया जिसकी गोल्ड चेन है वो। गोपाल त्रिवेदी की हत्या अब एक पहेली बनती जा रही थी। इस हत्या के कई संदिग्ध थे और सबके पास हत्या करने की अलग अलग वजह थी। इन सभी संदिग्धों की लिस्ट में एक और नाम शामिल होने वाला था। क्या वही असली कातिल था, या फिर ये एंगल सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की एक साजिश थी? हेलो सुरेश, मुझे पुलिस ने बुलाया था। क्या? मैं भी अभी वहीं से वापस आ रहा हूँ। हमारे बारे में पूछा? हाँ पूछा। तुमने उस बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। कुछ टाइम की बात है काजल, तुम अपना ध्यान रखो। तुम भी। बाय। कौन गोपाल त्रिवेदी? अब याद आया? नहीं सर, मैं इस आदमी को जानता भी नहीं हूँ। तो तुम्हारी ये गोल्ड की चेन डेड बॉडी के पास कैसे मिली हमें? चेन तो मेरी ही लग रही है। लग नहीं रही है, चेन तेरी ही है। अब ये बताइए, चेन गोपाल की डेड बॉडी के पास कैसे पहुंची? सर मेरी लड़ाई हुई थी, उस दिन से ये चेन नहीं मिल रही है। अगर तो गोपाल की डेड बॉडी के पास ध्यान से देखता तो चेन तुझे मिल जाती। नहीं सर, गोपाल के साथ मेरी लड़ाई नहीं हुई थी। दूसरा आदमी था, भरत नाम है उसका। भरत? पूरा नाम भरत गोयल? जी सर, लेकिन आप उसे कैसे जानते हैं? तू बता, तू कैसे जानता? और तेरा झगड़ा क्यों हुआ था उससे? झगड़ा उसने शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? सर उसे गलतफहमी हुई थी कि मैं अलका को परेशान कर रहा हूँ। तू अलका को कैसे जानता है? कैसे जानता है? वो मेरी बीवी। क्या? 8 साल पहले हमारी शादी हुई थी, 2 बच्चे मेरे। डिवोर्स हो गया तुम लोगों का? नहीं हुआ सर, पता ही नहीं चला ये सब कैसे हुआ। मैं बिजनेस के सिलसिले में 2 महीने बाहर गया था, कपड़े के धंधे को और अच्छे से जमाने की कोशिश में था। पता ही नहीं था मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। जब वापस घर गया तो अलका भरत के साथ भाग चुकी थी। अपने छोटे छोटे बच्चों का भी ख्याल नहीं आया सर उसको। कैसी है मेरी गुड़िया? हाँ माँ, अलका कहाँ है? कमलेश, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और मुझे सच में ये लिखते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हम आपस में कभी खुश नहीं थे, और ना ही मुझे आपसे कभी प्यार हो पाया। ऐसे में जब भरत मेरी जिंदगी में आया तो मैं खुद भी इस एहसास को समझ नहीं पाई, लेकिन मैं उस एहसास को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए आपसे माफी मांग रही हूँ। आप एक अच्छे इंसान हैं, और मैं जानती हूँ आप बच्चों को संभाल लेंगे। मैं पूरी तरह से बिखर चुका था। उसने धोखा किया था मेरे साथ, लेकिन फिर 6 महीने पहले एक दिन। हेलो 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 कमलेश। अलका? हाँ। कहाँ हो तुम अलका? और कैसी हो? कमलेश, तुम कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? तुम्हें बहुत याद करते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं तुम्हारे बारे में। मुझे भी उनकी बहुत ध्यान आती है। अलका रो मत, मैं शाम को बात कराता हूँ बच्चों से तुम्हारी। नहीं नहीं, मैं नहीं बात कर पाऊंगी, बहुत गुस्सा होंगे वो। अगर कुछ पूछेंगे तो क्या बताऊंगी उन्हें? नहीं गुस्सा करेंगे वो। अलका तुम माँ हो उनकी,
उस दिन के बाद अक्सर हमारी बातें होती थी, पर वो बातें बच्चों को लेकर शुरू होती और उन्हीं पर खत्म हो जाती थी। तो तुमने कभी अलका को वापस लाने की कोशिश नहीं की? शुरुआत में की थी, क्योंकि बच्चों को जरूरत थी माँ की। पर जब मुझे पता चला कि उसने भरत के साथ शादी कर ली है तो अलका भरत को बिना बताए तुमसे मिलती थी? वो मुझे नहीं पता सर। मैं हर 15-20 दिनों में एक बार इंदौर आता जाता रहता हूँ। यहाँ कपड़े होलसेल भाव पे मिल जाते हैं। मेरा एक दोस्त है राजेश, ड्राइवर है, शहर से अक्सर बाहर रहता है, तो मैं उसके यहाँ ही रुक जाता हूँ। जब भी आना होता था मैं अलका को बता देता था। तो भरत को जब इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो तुम्हारा भरत से झगड़ा कैसे हुआ? 15 दिन पहले मैं उसके घर पे गया था। उन्होंने मुझसे कहा है वो कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे। कह रहे थे पापा बस एक बार मम्मी से बात करा दो। नहीं कमलेश, बच्चे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। मैंने समझा दिया है उन्हें, तुम भी मान जाओ। वो बच्चे हैं तुम्हारे। तुम्हारी याद आती है तो मुझसे अपनी दादी से लिपट लिपट कर रोते हैं बेचारे। भरत, तू यहाँ मेरे घर तक पहुंच गया तू? हाँ? वो यहाँ पे सिर्फ बच्चों से बात कराने के लिए आए हैं। और तुझे भी मजा आ रहा ना मेरी पीठ पीछे ये सब करके? भरत, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों को सिर्फ अलका से बात करनी है। अपनी नौटंकी बंद कर। बच्चों का नाम लेके इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा तू? चल निकल यहाँ से। भरत जाने दो। अलका से दूर रहना। अपने बच्चे खुद संभाल। अलका बच्ची नहीं है, उसने जो करना था उसने किया है। दोबारा इसके आसपास दिखाना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तो तुम्हारी ये चेन उसी झगड़े में गुम हुई थी या तुम दोबारा अलका से मिलने गए थे? नहीं, इसी झगड़े में। मुझे अगले दिन उसका पता चला तो मैं फिर से भरत के घर गया। बड़ा आदमी है तू, मार खाने के बाद भी कुत्ते की तरह घूम के वापस आ गया। कोई शौक नहीं मुझे उसके पीछे घूमने का। रख उसे अपने पास। कल जब तूने मेरी कॉलर पकड़ी थी, मेरी गोल्ड की चेन यहाँ गिर गई थी, वही लेने आया हूँ। कोई चैन नहीं है तेरी यहाँ पर। चल निकल यहाँ से। कमलेश, यहाँ कोई चेन नहीं गिरी तुम्हारी, प्लीज जाओ यहाँ से। तो हो सकता है तुम्हारी चेन भरत को मिल गई हो। शायद, लेकिन भरत से ना अलका ने पूछा ना मैंने पूछा। अब आप बोल रहे हो तो मुझे पक्का यकीन है वो चेन भरत को मिली और उसने छुपाई। लेकिन अगर चेन भरत को मिली थी तो ये चेन गोपाल की डेड बॉडी के पास कैसे पहुंची? सर मुझे कैसे पता होगा सर, मैं गोपाल को जानता तक नहीं। इस कमलेश सिंह के बारे में क्या जानती हो? गया बिहार का रहने वाला है। नहीं मैडम, मैं इन्हें नहीं पहचानती हूँ। गोपाल ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया? नहीं मैडम। कौन है ये? साहब बात तो सही है, भरत गुस्से वाला तो है और अपनी बीवी को लेके कुछ ज्यादा ही चौकन्ना रहता है। मतलब? मेरी बहन की शादी तय हो गई है भाभी जी। अरे वाह, बधाई हो मोहन। आपको और भैया को दोनों को आना है। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे। अरे भरत, काम नहीं है घर में? अरे मोहन अपनी बहन की शादी का कार्ड देने आए थे। तो कार्ड ले लिया ना, अंदर जाओ। ऐसा इसके बाद क्यों कर रही थी उससे? भरत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गए हो तुम? हाँ, पता नहीं पहले से ऐसे थे अब। क्या मजाल कि अलका किसी भी मर्द के साथ बात भी कर ले। मर्डर वाले दिन कुछ देखा था क्या मुन्ना? या दुकान पे कुछ हुआ था? या कोई बुलाने आया था दारू पीने के लिए? हाँ, एक आदमी आया था मैडम। उसकी कुछ बात हो रही थी गोपाल सेठ से। कौन था वो? क्या बात हो रही थी? क्या बात हो रही थी ये तो मैंने नहीं सुना, पर दोनों बहुत गुस्सा थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे एक दूसरे को। लेकिन मैंने उस आदमी को उस दिन पहली बार ही देखा था। अच्छा ये देख तो, ये था वो। ऐसे क्या देख रहे सर? सर मैं बता चुका हूँ सब कुछ। याद है मुझे, अच्छी तरह से याद है कि तूने क्या बताया था। जो जानता था सर वही बताया है। यही कहा था ना तूने? तो गोपाल को जानता तक नहीं, उससे कभी मिला भी नहीं। हाँ सर। तो जिस दिन गोपाल का मर्डर हुआ तेरा भूत गया था उसकी दुकान पे झगड़ा करने? हाँ मैडम, यही था। श्रेष्ठ प्रजापति, अब अगर एक झूठ और बोला ना तो तेरे सर से प्यार का भूत हमेशा हमेशा के लिए उतार दे। बोल सच क्या है? सर मैं मिला था गोपाल से, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस उसको समझाने गया था कि उसकी हरकतों की उससे काजल बहुत परेशान रहती है।
और वो उल्टा मुझे पे दोस्त जमाने लगे सर। मुझसे मेरी बीवी के बारे में बात कर रहा है। साले तू है कौन बे? देखो गोपाल, मैं झगड़ा करने नहीं आया, बस एक बार मेरी बात सुन। अबे अपना मुंह बंद रख और पहले ये बता तू है कौन हमारे बीच में आने वाला? मैं तुम्हारे बीच में नहीं आ रहा हूँ भाई, मैं बस तुम्हें इतना समझाना हूँ कि तुम्हारी छिछोरी हरकतों की वजह से काजल बहुत परेशान रहती है। ए, औकात में रह और मुझे मत सिखा मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोबारा मेरी बीवी का नाम अपने मुंह से मत निकालना। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या तुम्हारी वजह से कितनी परेशान रहती है काजल? तो तुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है उसके लिए? देखो गोपाल, गलत बात मत करो, वो मेरी अच्छी दोस्त है, ठीक है ना? इससे पहले कि तुम्हारी सारी दोस्ती झाड़ दूं ना, निकल इधर से और दोबारा दिखना मत। चल। तो उसने जो तेरी बेइज्जती की, उसी रात तूने उसका मर्डर करके उसका बदला ले लिया? नहीं सर, मैं रात में उससे मिला ही नहीं। उसकी दुकान से मैं सीधा अपने घर चला गया था और काजल को मैंने फोन करके बताया इस बारे में, और अगले दिन जब मुझे पता पड़ा उसका खून हो गया तो सर मैं घबरा गया। तूने तो कुछ नहीं किया, फिर क्यों घबरा गया? सर मेरा झगड़ा हुआ था ना उसके साथ, और काजल ने मना किया था मैं आप लोगों को कुछ भी बताऊं। तुमने उस बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? मतलब सर में काजल भी शामिल है? नहीं सर, वो बस चाहती थी मैं सब चक्करों में ना पड़ूं, क्योंकि वो भी जानती है मैंने कुछ नहीं किया सर। और गोपाल जैसे कर रहा था आज नहीं तो कल उसके साथ ये सब होना ही था। भरत, कहाँ चली जाते हो इतनी रात में? बाहर से आवाज आई थी, देखने गया था। बहुत थक गया आज। क्या हुआ तुम्हें? कल पुलिस ने बुलाया है। हाँ तो परेशान क्यों? बताया है ना क्या बोलना है? आखिरकार इस साजिश के बीच खड़ी अलका गोयल उर्फ अलका सिंह से पूछताछ हुई। देखने में भले ही किसी भी चीज में उसकी भागीदारी ना लग रही हो, लेकिन शायद ये सारी की सारी साजिश उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। क्या अलका सिर्फ एक बेखबर मोहरा थी, या फिर इस साजिश के पीछे अलका का ही चालाक दिमाग था? आप लोग मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं सर? मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अरे नहीं अलका जी, आपको तो हमने बस ऐसे ही बुला लिया। हमने सोचा आपके नए नवेले पति भरत और पुराने पति कमलेश दोनों को हम थाने की चाय पिला चुके हैं, बस सिर्फ आप बची थी। सोचा आपको ही बुला लेते, एकदम सेंटर में जो आप हो, गोपाल, भरत, कमलेश सबसे कनेक्टेड हो। सर कमलेश ने क्या किया है? उसने कुछ नहीं किया, वो बेचारा तो खुद विक्टिम है। उसकी गोल्ड चेन जो मिली है क्राइम स्पॉट से, वही गोल्ड चेन जो भरत से झगड़ा करते वक्त आपके घर में गिर गई थी। अच्छा खेल खेला तुम लोगों ने। सर क्या मतलब है आपका? मतलब तो तूने निकाला। गोपाल भी गया काम से और पुराना पति कमलेश भी परेशान नहीं करेगा। एक तीर दो निशाने। नहीं सर, भरत किसी का मर्डर नहीं कर सकता। मैंने तो किसी का नाम ले लिया, भरत का नाम तो तुम ले रही हो। अब जब नाम ले ही रही हो तो ये भी बता दो कि भरत से कब और कैसे मिली? 1 साल पहले मिली थी। कमलेश दुकान के काम से काफी दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, तब मैं ही सब कुछ देख रही थी। राजू, ये वाले कपड़े साइड में रख। ये एक मिक्स नहीं होना चाहिए। उसके पहली बार छूते ही मुझे वो एहसास हुआ था जो इतने सालों में कमलेश के साथ कभी नहीं हुआ था। तुमने भरत को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं सर, मुझे डर लगता था कि कहीं मैं भरत को खो ना दूं। लेकिन भरत को पाने के बाद भी मैं अपने बच्चों को भूल नहीं पाई। इसलिए भरत से छिपकर मैं कमलेश से बात करने लगी। तो आखिर ये झूठ का घड़ा फूटा कैसे? मैं यहाँ सिर्फ बच्चों के लिए आया हूँ अलका, प्लीज एक बार बात कर लो। बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हो कमलेश? मैं बच्चों से नहीं बात कर पाऊंगी। क्यों नहीं?
वो बच्चे हैं तुम्हारे। मैं वादा करके आया हूं उनसे, इस बार उनकी मम्मी जरूर उनसे बात करेगी। कौन है ये अलका? किसके बच्चों से बात करने के लिए कह रहा है? भरत वो अलका, मैं पूछ रहा हूं कौन है ये? मैं इसका पति हूं भरत। क्या क्या बकवास कर रहा है ये? भरत वो मेरा डिवोर्स नहीं हुआ था और हमारे 2 बच्चे भी हैं। निकल, चल निकल यहाँ से। धक्का मत दे भाई। देख अभी प्यार से बोल रहा हूँ वरना लात मार के बाहर निकालूंगा। चल। अरे बोला ना एक बार, धक्का मत दे। निकल। अलका मेरी बीवी है, सपने में भी उसके बारे में सोचना मत, वरना वहां पर भी आके मारूंगा तुझे। प्यार करती है उससे? जाना उसके साथ तो अभी निकल जा। नहीं भरत, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे यही रहना है तुम्हारे साथ। अलका मुझे छोड़ के मत जाना कभी। नहीं भरत, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। तो भरत ने जब तुम्हें तुम्हारे पहले पति कमलेश के साथ देखा, उसके दिल में डर बैठ गया कि तुम उसे छोड़कर कहीं कमलेश के साथ वापस ना चली जाओ, और इसी डर की वजह से उसने गलत फैसला लिया। ऐसा गलत फैसला सर? दिव्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनकी आपस की कहानी भी उलझी हुई है, और रही बात अलका और भरत की गोपाल से कनेक्शन की, तो उस छेड़छाड़ वाले कांड के अलावा इनका गोपाल से और कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा। तो शायद जितना हमें दिख रहा है भरत और गोपाल के बीच की दुश्मनी उससे कहीं ज्यादा है। मेरी गुड्डू से बात हुई, भरत की हार्डवेयर शॉप पे काम करता है। भरत भाई थोड़ा गुस्से वाले तो हैं, पर उनका दिल भी उतना ही साफ है। दिल अपने पास रख गुड्डू, मुझे गुस्से के बारे में बता। अब क्या बताऊं मैडम, 2 हफ्ते पहले की बात है। अरे भरत कहाँ है? भरत कहाँ है? सेठ तो नहीं है, आप लोग कौन है? भरत को समझा देना, थोड़ा हिसाब में रहा करे, नहीं तो अगली बार से ना हमारी लाठी उसका सर होगा, समझा? मैंने बताया भरत भाई को कि गोपाल के आदमी ने किया है ये। तुझे कैसे मालूम चला कि वो गोपाल के आदमी थे? क्योंकि उनमें से एक आदमी पहले गोपाल की दुकान में काम करता था, मैं पहचान गया था उसे। मतलब भरत जानता था कि उसकी दुकान गोपाल ने तोड़वाई? तो क्या भरत ने गुस्से में गोपाल से बदला लिया? सब भरत के गुस्से का भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। दिव्या, मुझे लग रहा है कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है, जो नहीं है हमें वो दिखाया जा रहा है। हालांकि इनमें से किसी के भी खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन सुरेश, काजल, अलका और भरत सबके पास मर्डर का मोटिव। लेकिन क्राइम सीन से हमें कमलेश की गोल्ड चेन मिलती है। सब इनमें से जो कोई भी है बहुत चालाक है। सिर्फ इस गोल्ड चेन के अलावा हमारे पास कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। दिव्या, हम अभी तक वही देखते आ रहे हैं जो हमें दिखाया गया है। हालांकि इस केस में एक तीर से 2 निशाने तो लगाए गए, पर मुझे लगता है कि तीर की कमान उन हाथों में नहीं है जिनके बारे में हम सोच रहे हैं। सब दिखावा था, एक बेगुनाह को फंसाने के लिए दूसरे बेगुनाह का कत्ल किया गया। गोपाल का सिर्फ इस्तेमाल हुआ अपना मतलब निकालने के लिए। शिकारी बहुत शातिर है। क्या समझे भरत? नहीं समझा सर, पर सर मैंने गोपाल को नहीं मारा है। हम जानते हैं भरत, पर तुम नहीं जानते। ये सारी साजिश तुम्हारे लिए रची गई थी, क्यों कमलेश? मुझे क्या पता सर। प्लानिंग तो बड़ी फुल प्रूफ की थी तुमने, मेहनत भी बहुत की होगी, पर फिर भी एक बात भूल गई। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक गलती जरूर करता है। कमलेश सिंह को जानता मुन्ना? नहीं मैडम। अच्छा, इसको ध्यान से देख। इसको देखा है गोपाल के आसपास या दुकान के आसपास? हाँ मैडम, इसको तो देखा है, अभी 20-25 दिन पहले ये दुकान पर आया था। मतलब कमलेश ने ये सारा नाटक सिर्फ मुझे फंसाने के लिए किया? ऐसा भी कह सकते हैं, पर हकीकत यह है कि कमलेश ने सारा नाटक अलका को वापस पाने के लिए किया। क्या करता सर? प्यार करता था उससे, मेरी बीवी थी वो, मेरे बच्चों की मां थी वो, हर हालत में उसे पाना चाहता था सर। जब उसने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने वो मौका नहीं छोड़ा, अपने बच्चों के बहाने उससे मिलता रहा, साबित करना चाहता था मैं बेहतर हूं उसके लिए।
लेकिन फिर एक बार ये भरत बीच में आ गया। इसलिए तूने उस गोपाल को मार दिया ताकि भरत फंस जाए। हाँ, तुमने गोपाल को ही क्यों मारा? तुम गोपाल को कैसे जानते थे? अलका का पता चलने के बाद मैं छुप छुप के उस पे और भरत पे नजर रख रहा था। जिस दिन भरत और गोपाल का झगड़ा हुआ मैं वहीं था, सब देख रहा। अगली बार अकेले में मिल गया ना, चांद से मार दूंगा तुझे। वहां सब लोग भरत के गुस्से के बारे में ही बात कर रहे थे। मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलता था। मैंने प्लान बना लिया जिसमें गोपाल की जान जाती, उसके लिए भरत फांसी पर चढ़ जाता। आखिर में मैं और अलका ही बचते। तो तुमने गोपाल की डेड बॉडी के पास अपनी गोल्ड चेन क्यों छोड़ी? उससे तो शक तुम पर ही जाता। इसलिए सर मैंने भरत के साथ झगड़े वाला प्लान बनाया ताकि मैं कह सकूं मेरी चेन भरत के घर पे खो गई थी, जिसका इस्तेमाल भरत मुझे फंसाने के लिए कर। मैं साफ साफ बच जाता। कल जब तूने मेरी कॉलर पकड़ी थी, मेरी गोल्ड की चेन यहाँ गिर गई थी, वही लेने आया। और गोपाल को अपने साथ दारू पीने के लिए कैसे मनाया? दोस्ती की, धंधे वाली दोस्ती। गोपाल भाई, बोलो भाई क्या चाहिए? आप चाहिए गोपाल भाई, आपका दिमाग चाहिए। आपकी जितनी बड़ी दुकान खोलना चाहता हूं मैं भी। मैं जानता था गोपाल को फंसाने के लिए उसको लालच देना पड़ेगा। मैंने उसे इंदौर में ही अपनी नई दुकान में अच्छी पार्टनरशिप का लालच दिया। 100% पैसा मेरा और उसमें 50% पार्टनरशिप उसकी। ये आइडिया सुन के उसका दिमाग बंद हो गया। मेरा काम बन चुका था। उसके बाद भी मैं उसको 1-2 बार और मिला। तो गोपाल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड में तुम्हारा नंबर कैसे नहीं मिला? मैं क्योंकि मैंने उसे अपना नंबर दिया ही नहीं। मैं जानता था मोबाइल से पुलिस आसानी से पकड़ लेती। तो फिर गोपाल के साथ कांटेक्ट कैसे मैनेज किया? जब भी जरूरत होती थी मैं उसे पीसीओ से फोन कर लेता था। फिर वो दिन आया जब मुझे इस काम को अंजाम देना था। मैंने उसे पीने के लिए बुलाया। वो भी फ्री की दारू के लिए रात को भागा भागा चला है। मैं नहीं पी रहा था, लेकिन फ्री की दारू थी तो उसने पेट भर कर पी। भैया चढ़ गई, घर भी जाना है, फिर मिलते हैं। फिर मैंने अपनी गोल्ड चेन वहीं छोड़ दी। मैंने सोचा एक बार भरत पुलिस की रडार में आ जाए, बाकी का काम इसका गुस्सा ही कर देगा। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, एक बार भी तुम्हारे जहन में यह बात नहीं आई कि जुर्म से किसी का भला नहीं होता? कमलेश के मन में पल रही बदले की भावना ने उसे कातिल बना दिया और वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। जहां एक तरफ गोपाल ने अपनी जिंदगी खो दी, वहीं दूसरी तरफ अलका और भरत जैसे भी थे, चाहे वो कितने भी गलत थे, पर जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का उन्होंने एक साथ सामना किया। दोनों ने मिलकर तय किया कि वो अलका और कमलेश के बच्चों पूनम और विक्रम को माँ बाप दोनों का प्यार देंगे और उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रहने देंगे। ये बहुत जरूरी होता है कि हम जो चाहते हैं उसके बारे में हम पहले से अपना दृष्टिकोण तय कर लें, क्योंकि कोई भी भटकाने वाली बात हमें अपने लक्ष्य से दूर और अपराध के नजदीक कर सकती है। कमलेश अलका को वापस लाकर अपना परिवार पूरा करना चाहता था, लेकिन अलका को भरत के साथ खुश देखकर वो अपने लक्ष्य से भटक गया और उसे वापस पाने की बजाय उसके मन में भरत के लिए विकृत विचार उभरने लगे। नतीजा, उसने अपने बदले की भावना को पूरा करने के लिए एक बेकसूर की हत्या कर दी और कातिल बन गया। कमलेश का अलका और भरत पर गुस्सा जायज माना जा सकता है, लेकिन उसने जो गोपाल के साथ किया उसे किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। जरूरी है कि हम अपने लिए एक आदर्श रास्ता चुनें और हर हाल में उसका अनुसरण करते रहें। परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन भावनाओं में बहकर गलत फैसला ना करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।